जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। और आपका एक जो सवाल रहता है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जी हां, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एमपी रोजगार पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो एमपी के हो या फिर किसी अन्य स्टेट के, उनका एमपी रोजगार पोर्टल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। आप इस वीडियो को वॉच करके कैसे पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड देन आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा, जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर आप सभी जानकारी चेक कर लेंगे, जिसमें कि आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर तीसरे नंबर आपकी पोस्ट देख सकते हैं एक्साइज कांस्टेबल की। आपको यहां पर जो ग्रीन वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर टिक करके आगे बढ़ाए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहां पर आता है सामान्य पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPPSB यानी कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ होगा। तो आपको यहां पर पुरानी इन्फॉर्मेशन से ही, यानी कि जो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था वो डालना है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आपको डालनी है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इससे उस वक्त जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी रजिस्ट्रेशन के वक्त वो यहां पर आ जाएगी और फिर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछे कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहां पर नहीं करेंगे। और नहीं के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आता है आपका नंबर। तो आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर यहां पर आप ये कैप्चा कोड फिल करके ओटीपी प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहां पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहां पर आपको डाल करके ओटीपी सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत, यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं। तो हम यहां से हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद आपके सामने यहां पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी, जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहां पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है। और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन ई-KYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है। अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें, ई-KYC ओटीपी द्वारा सत्यापन या फिर ई-KYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम ई-KYC ओटीपी द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट ई-KYC ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट ई-KYC ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास ओटीपी आ जाए वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए।
पति या फिर पिता का नाम। तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है, और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है, ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप वैवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको। आप यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं एंड यहाँ पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, जो इमेज आपने बनाया उसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये वाला
ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला, वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है, जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है, वो यहाँ पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है। तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हैड रिटन डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है SC ST OBC का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसीप्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। प्रोफाइल का प्रिंट लेकर के अब गाइज आपको क्या करना है, आपको जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एक बार फिर से आपको ओपन करना है। अगर आप बीच में कहीं पर छूट जाते हैं और आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा। अब आपको फिर से यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर आबकारी विभाग यानी कि जो आपकी वैकेंसी इसमें ग्रीन आइकन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम तरीके से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आपको आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो आपको DUB यहाँ पर आपने भरी थी अभी इसके अंदर वो आपको यहाँ पर डालनी है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है जो कि अभी आपने भरी है। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप अभी भी इसको एडिट करना चाहते तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ और ऑप्शन ऐड हो जाएंगे जो कि है यहाँ पर आपके सामने 34 ऑप्शन, जिसमें कि अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ पर बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 35 पॉइंट है
है इसमें है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी, जहां पर कुछ सवाल है जिनके आंसर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देने हैं। जैसे कि यहां पर है कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो यहां पर आपको नहीं करना है। फिर इसी प्रकार से कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नहीं करना है। देन यहां पर अगला सवाल है कि क्या आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी आपको नहीं करना है। जो ऑप्शन आपके सामने एप्लीकेबल यानी कि एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आपके ऊपर एलिजिबल नहीं है, बट उसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल हो, कोई इसमें चिंता की बात आप नहीं कीजिएगा। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में पुरस्कृत है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहां पर हाँ या फिर नहीं करेंगे इसके अकॉर्डिंग। और फिर यहां पर अगला सवाल आता है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहां पर आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर नीचे आपको क्या करना है, आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ और ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, जो कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि क्या ऑप्शन ऐड हुए हैं। और आप यहां पर देखेंगे कि 42 पॉइंट आपके सामने आया है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि चाहे आप मध्य प्रदेश के या फिर किसी अन्य स्टेट के हैं, आपका मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित यानी कि एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नहीं है तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर लीजिएगा, जो कि मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखी है। मैं यहाँ पर इस वीडियो को अपडेट करूंगा क्योंकि मैंने 2022 के लिए अलग, 2023 के लिए अलग से वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर बेसिकली आप आएंगे और आपका जो अनिवार्य इसमें रजिस्ट्रेशन है वो उसमें आपको हाँ करना होगा। हाँ करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपको मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, वो आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ पंजीकरण यानी कि किस डेट में आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है, वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन रोजगार पंजीयन जिले का नाम, किस जिले में आपने पंजीयन करा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी एक जिले को सिलेक्ट कर लेना है कि मेरा एड्रेस वहाँ का है, तभी आप अन्य स्टेट से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर 43 पॉइंट है कि क्या जो नियम पुस्तिका है उसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है आपकी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। हाँ करने के बाद 44 पॉइंट है कि क्या आप पुस्तिका के अकॉर्डिंग जो शारीरिक अहर्ता मांगी गई है, जो कि यहाँ पर आपको दी भी गई है कि पुरुष के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, क्या ये आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपके सामने जो आपका 48 पॉइंट है उसमें पूछा है कि एग्जाम सेंटर के लिए आप कहाँ पर किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो कहीं और आपका एग्जाम नहीं होगा, इन्हीं लोकेशन पर होगा। तो चलिए हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है घोषणा पत्र, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आपकी सभी इंफॉर्मेशन का एक बार फिर से प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि आप आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी का प्रिंट ले लेंगे, जो कि प्रिंट लेना अनिवार्य है, नहीं तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर फिर से थोड़ा लास्ट में आएंगे और लास्ट में आने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो पे करने के लिए आगे ट्रांसफर किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, तो आपको यहाँ पर फीस जमा होने के बाद इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर आपको फीस को जमा करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो इस प्रकार से आप लोग MP एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।